हेलो गाइस, वेलकम टू जय हिंद क्लासेस। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट चैप्टर में हमने विद्युत आवेश मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने टोटल चीज़ें जो थी कंसेप्ट सारे बेसिक से लगाकर जितने भी कंसेप्ट थे हमने सारे पढ़ लिए थे। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विगुण आघूर्ण, विद्युत ध्रुव, अक्षीय निरीक्षक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह वगैरह जितने भी कंसेप्ट जितने भी टॉपिक आज बचे हैं हम उस पर आज बात करेंगे, उनको पढ़ेंगे और आज ये चैप्टर हम खत्म करें। तो आइए गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे गाइस कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र गाइस ये होता है कि कोई आवेश किसी क्षेत्र में यहाँ रखा गया है तो वह अपने आसपास, कोई आवेश किसी क्षेत्र में रखा गया है तो अपने आसपास एक क्षेत्र क्रिएट करता है और उस क्षेत्र में विद्युत का प्रभाव होता है। एक क्षेत्र में किसका प्रभाव होता है? विद्युत का प्रभाव होता है। और ये जो क्षेत्र आसपास क्रिएट करता है वही एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र है गाइस। क्या है? विद्युत क्षेत्र। अगर हम इस क्षेत्र के पास कोई प्लस क्यू का एक और आवेश लाएं और इन दोनों को करीब लाएं तो क्या होगा गाइस? ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। और अगर माइनस का आवेश लाएं तो एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। तो किसी आवेश के आसपास एक लिमिटेड एरिया में जो क्षेत्र क्रिएट होता है और जिसमें विद्युत का प्रभाव होता है गाइस, वही विद्युत क्षेत्र होता है। अब गाइस हम समझेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम समझेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गाइस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब, मान लीजिए ये कोई हमने एक आवेश प्लस क्यू लिया है, वह अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो अगर हम कोई एक एकांक धन आवेश, कैसा धन आवेश? एकांक धन आवेश मतलब जिसका आवेश हो 1, एकांक हो जिसका आवेश 1 हो। तो किसी क्षेत्र में हम किसी आवेश q के पास एक अन्य एकांक आवेश, धन आवेश या कोई भी आवेश उसके पास ले जाएं, उस क्षेत्र के अंदर ले जाएं, तो ये आवेश जो है वो इस आवेश पर कोई ना कोई बल लगाएगा। क्या लगाएगा गाइस? फोर्स लगाएगा। और ये जो इस पर बल लगाएगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। मतलब किसी आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश पर जो बल लगाया जाता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है गाइस। अब हम समझेंगे, लास्ट वीडियो में हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था कूलाम का नियम? दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। मतलब दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल ये होता है। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अब यहाँ पर दो आवेश है और इसमें से अगर हम कोई एक आवेश को एकांक मान ले, क्या मान ले? एकांक मतलब जिसकी वैल्यू हम 1 मान ले, इसकी वैल्यू अगर 1 मान ले तो ये इस आवेश द्वारा इस एकांक आवेश पर लगने वाला बल हो गया। और इस बल को हम क्या कहेंगे? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q और Q1 और Q2 की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ आ गया r²। तो किसी आवेश द्वारा एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल ये जो है वो अब हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। हम इसको विद्युत क्षेत्र E बोल सकते हैं। अब इसी इक्वेशन से हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी इक्वेशन में समीकरण 1 में Q0 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? Q0 E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 Q1 अपॉन r²। अब देखिएगा ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं? दो आवेशों पर लगने वाला बल हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर दो आवेश है Q0 और Q1 और ये दोनों एकांक धनावेश नहीं है, इसलिए हम इस पूरी वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं? इस पूरी वैल्यू को हम फोर्स F बल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने एक फॉर्मूला आएगा Q0 E इज इक्वल टू F। और किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा F/Q0। गाइस ये आ गया हमारा एक फॉर्मूला। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस फॉर्मूले से निकालनी हो तो अगर हम Q0 को 1 मान ले तो ये आवेश है, इस आवेश को हम अगर एकांक मान ले तो उस क्षेत्र पर जो बल लगेगा F E इज इक्वल टू F हो जाएगा। अगर हम Q0 को 1 मान ले तो समझिए E इज इक्वल टू F हो गया। मतलब ये कि किसी क्षेत्र में किसी आवेश द्वारा किसी अन्य एकांक
आवेश पर जो लगने वाला बल है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। मतलब यहाँ पर Q नॉट जो आवेश है उसकी वैल्यू हम 1 मान ले, उसको हम अगर एकांक मान ले तो उस पर जो बल लग रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। तो गाइस ये ही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गाइस विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आया विद्युत क्षेत्र रेखाएं। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? विद्युत मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में जिस पथ में गति करता है उसको हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कोई आवेश प्लस Q ले लिया और वो इस विद्युत क्षेत्र में इस तरीके से गति कर रहा है, मतलब इस तरीके से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो इसका जो पथ होगा ये वही विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। गाइस क्या होगी? यही विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी। अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 6 से 7 गुण होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पहला गुण। पहला गुण क्या होता है गाइस? पहला गुण ये होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो धनात्मक आवेश से शुरू होती है और ऋणात्मक आवेश में आकर खत्म हो जाती है। मतलब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धनात्मक से शुरू होती है और ऋणात्मक में आकर खत्म हो जाती है। मतलब जैसे कि हम यहाँ पर कोई दो आवेश ले ले, प्लस और माइनस आवेश ले लिए, तो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं वो इस प्लस से स्टार्ट होगी और इस माइनस में आकर खत्म हो जाएगी। पॉजिटिव प्लस से आरंभ होगी और यहाँ इनकी दिशा प्लस से माइनस में होगी। हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज में ही रहती है। यहाँ पर देखिए प्लस से स्टार्ट हुई और माइनस में खत्म होगी। इसी तरह हम अगर ओपन वक्र बनाए, मतलब यहाँ पर सिर्फ हम प्लस आवेश ले तो क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी, हमको इस प्रकार का वक्र मिलेगा। किस प्रकार का वक्र मिलेगा? इस प्रकार का वक्र मिलेगा। अगर यही हम अगर एक माइनस आवेश ले तो हमको इस प्रकार का वक्र मिलेगा। मतलब अनंत से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो आ रही है वो इस माइनस चार्ज पर क्या हो रही है, खत्म हो रही है गाइस। और इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण हमने पढ़ा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण होता है वो प्लस चार्ज से स्टार्ट होती है, प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस पर जाकर खत्म होती है। ये हो गया हमारा पहला गुण। दूसरा गुण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का ये होता है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक खुला वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो बंद वक्र बनाती है, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं होती है वो एक प्रकार का खुला वक्र बनाती है। मतलब यहाँ से पॉजिटिव से कोई रेखा उत्पन्न हुई और नेगेटिव में जाकर खत्म हो गई। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ जाके खत्म हो गई, मतलब यहाँ का पार्ट ओपन है। यहाँ से अगर स्टार्ट होगी तो यहाँ आके खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ है और वहाँ से वापस यूं, नहीं, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव में आके खत्म हो जाएगी। मतलब एक प्रकार का ये खुला वक्र बनाएगी। कैसा वक्र बनाएगी? खुला वक्र बनाएगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूसरा गुण जो गाइस होता है वो है खुला वक्र। आप लिखते जाइए इसको, खुला वक्र बनाती है। तीसरी इसकी जो तीसरा इसका जो गुण होता है उसको समझने के लिए हम यहाँ पर दो वक्र लेंगे। हम इसका पढ़ेंगे गाइस। किसी दो वक्रों पर खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को लंबवत आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। मतलब मान लो हमने कोई ये एक वक्र लिया और यहाँ पर हमने कोई एक दूसरा वक्र लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलेगी। इस प्रकार का हमको वक्र मिलेगा। इसी प्रकार का वक्र हमको यहाँ पर भी मिलेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो क्या है, दोनों अलग अलग वक्र की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को लंबवत या तो आकर्षित करेगी या फिर प्रतिकर्षित करेगी। मतलब दो वक्रों की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को लंबवत आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। तो ये हो गया हमारा तीसरा गुण, लंबवत, या लंबवत के निशान से लिख दो, लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षण। अब गाइस आता है चौथा गुण।
चौथा गुण गाइस विद्युत क्षेत्र रेखा का ये होता है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा के समान होगी। मतलब कोई स्पर्श रेखा यह कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं है और इसके इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा निकालनी है, तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे उस बिंदु पर, और इस स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा होगी। यही गाइस हमारा चौथा गुण है। चौथा गुण क्या हो गया? स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी, स्पर्श रेखा की दिशा विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा होगी। आप गाइस साथ में लिखते रहिए। पांचवा गुण यह है गाइस कि विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अब आप पूछेंगे क्यों, तो आइए इसका रीजन पता करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? इसको समझने के लिए हम मानेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती है। तो मान लो ये दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये इस दिशा में गमन कर रही है। तो यहाँ पर मान लो कि हमने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को काट दिया। अब क्या होगा? इस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचेंगे। यहाँ पर इस रेखा के लिए स्पर्श रेखा क्या होगी? इस रेखा के लिए स्पर्श रेखा ये हो गई, और इस रेखा के लिए अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इस रेखा के लिए हम यहाँ पर स्पर्श रेखा इस दिशा में खींचेंगे, और इसके लिए हमारे पास ये स्पर्श रेखा हो गई। और मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एक बिंदु पर एक से ज्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती है, लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो यहाँ पर एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए गाइस कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। तो गाइस इसी चैप्टर का एक छोटा सा कंसेप्ट है कि विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं। 1 या 2 नंबर की इसकी जो डेफिनेशन है और इसका छोटा सा फॉर्मूला है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए गाइस इस पर बात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव का मतलब इसकी परिभाषा ये होती है कि अल्प दूरी पर या कोई दो आवेश जो परिणाम में समान तथा प्रकृति में विपरीत हो और दोनों को अल्प दूरी पर रखा हो, दोनों को आपस में अल्प दूरी पर रखा हो, तो इस प्रकार का जो निकाय होता है, तो इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो गाइस कोई दो आवेश जो परिणाम में समान हो, प्रकृति में विपरीत हो और इनके मध्य जो दूरी होती है वो अल्प हो, तो इस प्रकार का जो निकाय होता है उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब कोई दो आवेश ले लेते हैं, इसको ले लिया प्लस क्यू माइनस क्यू, इनका जो परिणाम है वो तो समान है लेकिन प्रकृति जो है इनकी अलग अलग है, और इनको अल्प दूरी मतलब इनके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं 2a, ये जो कि बहुत ही अल्प दूरी है, और इसके बीच पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट O। तो कोई ऐसे दो आवेश जो प्रकृति में विपरीत और परिणाम में समान हो और इनके मध्य की दूरी जो है वो अत्यंत अल्प हो, तो इस प्रकार का जो निकाय होता है वो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यह होता है कि किसी एक आवेश का परिणाम मतलब विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिणाम पूरा लिखिए आप। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिणाम तथा इनके मध्य दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब क्या? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिणाम और इनके मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो कोई एक आवेश ले लिया हमने Q और इनके मध्य दूरी है 2a, तो इसको हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये आ गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का
फॉर्मूला P इज इक्वल टू 2AQ भी बोल सकते हैं, Q 2A कुछ भी बोलिए, मतलब एक आवेश का परिणाम और इनके मध्य दूरी के गुणनफल को हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको आप समझने की कोशिश करिए। 5 नंबर का टॉपिक ये जो है वो एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस टॉपिक का नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। इसके अंदर हमको 2 कंसेप्ट पढ़ने हैं। पहला, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए गाइस एक एक करके दोनों पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ेंगे फर्स्ट अक्ष पर। क्या पढ़ेंगे? अक्ष पर। तो अक्ष पर समझने के लिए गाइस सबसे पहले हम इसका विद्युत द्विध्रुव जो है वो उसको हम पहले बनाएंगे। विद्युत द्विध्रुव कैसा होता है गाइस? यह हो गया, हमने मान लिया -Q, इसको मान लिया हमने +Q, और इन दोनों के मध्य की दूरी को हमने मान लिया 2A, और ये हो गया सेंटर पॉइंट 0O, और इन दोनों के मध्य की दूरी होगी A, और इन दोनों के मध्य की दूरी होगी A। तो ये तो हो गया हमारा विद्युत द्विध्रुव। और हम क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब यहाँ पर अक्ष पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं P, अक्ष पर कोई एक बिंदु P ले लिया, तो इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर क्या बल लगेगा, क्या तीव्रता लगेगी, क्या विद्युत क्षेत्र होगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो गाइस फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 आवेश है, -Q +Q। इसके कारण हम एक एक करके पहले -Q का फाइंड आउट करेंगे, फिर +Q की तीव्रता का फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो इस पूरे के कारण जो लग रही है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता लग रही है वो हमें हमारे पास आ जाएगी, हमको मिल जाएगी। और यहाँ पर इस O से इसकी जो दूरी है वो हमने मान ली यहाँ पर R1। अब एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। पहले -Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह दो या विद्युत क्षेत्र कह दो। तो इसको हम मान लेते हैं E1 इज इक्वल टू, क्या होगा हमारे पास, हमको पता है किसी बिंदु पर किसी एकांक आवेश पर हमारे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमने पढ़ा था अभी जस्ट, 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 Q हमारे पास आवेश क्या है? तो आवेश हमारे पास है यहाँ पर -Q, और दूरी क्या है? तो दूरी देख लीजिए हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हमारे पास है R, और हमारा आवेश है यहाँ, मतलब हमारे पास ये दूरी क्या है? ये दूरी है A। तो हमारी ये दूरी हो गई R + A का होल स्क्वायर, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह +Q के कारण हो गया E2, और E2 हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 +Q आवेश है, और R क्या हो गया? यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो गई? तो यहाँ से यहाँ तो R है और यहाँ A है, तो मतलब इस पूरे R में से हम ये A निकाल दे तो ये दूरी आ जाएगी। तो ये होगी R - A का होल स्क्वायर, और ये होगी हमारे पास इक्वेशन 2। क्या हो गई गाइस? इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे इस बिंदु पर? अब क्या करेंगे इस बिंदु पर पूरी जो टोटल जो तीव्रता है उसको हम मान लेते हैं E। तो वो किसके बराबर होगी? वो होगी E1 + E2 के बराबर होगी गाइस। मतलब इसके अंदर हम ये जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? पूरे टोटल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारे पास आ जाएगी। तो फर्स्टली हम यहाँ देखेंगे E1 क्या है। देखिए E1 में नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव जो टर्म है उसको हम पीछे रखेंगे और इसको आगे, तो यहाँ पर जो है इस टर्म को हम आगे ले लेते हैं 1/4πε0 Q/r - A का होल स्क्वायर, प्लस ये जो नेगेटिव टर्म है उसको इसके अंदर जोड़ देते हैं 1/4πε0 - Q/r
आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो गाइज ये माइनस क्यू है इसका गुणा हम यहाँ सीधा प्लस से करें तो ये माइनस हो जाएगा और ये टर्म हमारी ये आ गई। अब देखिएगा इसमें 1/4πε0 क्यू 1/4πε0 कॉमन आ रहा है तो दोनों में हम ये कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं? 1/4πε0 और यहाँ पर ले लिया क्यू, इसको हटा लेते हैं एक को, तो हमारे पास अब अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1/r - a का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर, ये बचेगा गाइस। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। q/4πε0 और यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम, और मैथ में एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं? जो डिनोमिनेटर में है उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर में जो है उसका गुणा कर देते हैं प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर दोनों ऊपर 1 है तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब गाइस इस टर्म को अगर हम इस टर्म को सॉल्व करते हुए पूरी टर्म को साथ में लेके चले तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम ये जो टर्म है उसको हम यहाँ साइड में सॉल्व कर देते हैं। देखिए किस तरीके से सॉल्व होती है। यहाँ पर हमारे पास टर्म है r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इसको खोलेंगे इसको सॉल्व कर देंगे। पहले ये हो गया r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, गाइस यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर भी यही होगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए ये आ जाएगा माइनस 2ar। अब इस कोष्टक को खोलेंगे हम तो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar और माइनस का गुणा तो माइनस r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ar। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया और हमारे पास यहाँ पर बचा 2ar और 2ar को जोड़ देंगे तो 4ar हमारे पास आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 4ar। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे आपने देखे होंगे लेकिन ये वाला सॉल्व आप बहुत ही कम टीचर ये सॉल्व करके बताते हैं, क्योंकि क्या है वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन मैंने आपकी प्रॉब्लम ना हो आपको सॉल्व करने के लिए इसलिए मैंने आपको ये बता दिया गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आई 1/4πε0 और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल दी 4ar, और यहाँ पर एक और फार्मूला लगेगा, देखिएगा a प्लस बी ए माइनस बी। आपको देखिए मैथमेटिक्स के कुछ कंसेप्ट है जो इस कैलकुलेशन के लिए आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि पूरी फिजिक्स में इस तरह के बहुत से कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, बहुत सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। और अगर आपको ये मैथमेटिक्स की जो नॉर्मल जो बेसिक है वो आपको अगर नहीं आता है तो आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप उबर नहीं पाएंगे इसमें। तो गाइज मैं आपको जो कैलकुलेशन के जो नॉर्मल कैलकुलेशन की जो वीडियो है मैं आपको 1 by 1 प्रोवाइड कराता रहूँगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला और याद रखिए, क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी का मैथ वालों को तो पता है क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पहले से इन पर स्क्वायर है तो यहाँ पर आ गया स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास टर्म। इस टर्म को हम और आगे लेकर चलेंगे तो क्या होगा गाइस, देखिए अब यहाँ पर इनकी जो दूरियां हैं उसको एनालिसिस करो। क्या करो, देखिए आर स्क्वायर जो दूरी है वो आर दूरी क्या है हमारे इस ध्रुव से इस बिंदु P की दूरी है, मतलब ये बिंदु P कितना भी दूर हो सकता है, बहुत दूर, यहाँ है यहाँ हो सकता है, मतलब कितना भी दूर हो सकता है, मतलब ये जो दूरी है वो हमारे पास बहुत बड़ी है। और यहाँ पर हमारा जो A है वो दूरी क्या है, वो दूरी तो हमारे ध्रुव की दूरी है और वो दूरी तो बहुत ही छोटी है, मतलब इस दूरी के मामले में इस दूरी का कंपैरिजन अगर हम इस दूरी a के साथ करें तो r जो है वो a से बहुत बड़ी है, मतलब a r के सामने बिल्कुल छोटी है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पर जब हमारे पास a स्क्वायर है उसको हम अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0 के बराबर। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटी दूरी है ये।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा q अपॉन 4πε0 और यहाँ पर आ गया 4ar आ गया और यहाँ पर हम a स्क्वायर को 0 मान ले तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर और r इस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा r की पावर 4। क्या आ जाएगा गाइस r की पावर 4 और ये r कट जाएगा तो आ गया r की पावर 3। तो हमारे पास आई टर्म q अपॉन 4πε0 ऊपर आया 4a अपॉन नीचे आया r3। अब क्या करेंगे इस q का इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आएगा 1 अपॉन 4πε0 और इस q को हम इधर ले आए तो हो जाएगा 4aq अपॉन r3। अब और आगे हम करें तो 1 अपॉन 4πε0 और इस 4 को अगर हम तोड़ के लिख दें क्या लिख दें 2 × 2aq 2 × 2 कर दें और अपन में लिख दें r3। तो हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला देखिए 2aq हमारे पास किसका फॉर्मूला है 2aq हमारे पास फॉर्मूला है ये तो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। मतलब 2aq को हम क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं। तो हमारे पास लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन 4πε0 और इस पूरे की जगह हम लिख देंगे 2 का तो 2 आ गया और इसकी जगह लिख देंगे p और यहाँ आ गया r3। तो हमारे पास विद्युत द्विध्रुव के कारण जो टोटल जो है वो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन 4πε0 2p अपॉन r3। ये आ गया हमारा इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी अक्ष पर बिंदु P पर इतनी जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगती है। गाइस फोटो ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके नोटबुक में उतार लीजिएगा घर पे प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आएगा। 5 नंबर का ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अक्ष पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। तो बहुत ही इजी मेथड मैंने आपको बताया है। अब गाइस चलिए विद्युत द्विध्रुव के किसी निरक्ष बिंदु पर जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं आइए सीखते हैं। तो चलिए गाइस अक्षीय रेखा पर तो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली है। अब पढ़ेगी निरक्षीय पर। मतलब एग्जाम में या तो दोनों पूछते हैं या एक एक करके पूछते हैं। कभी अक्ष पर पूछ लेते हैं तो कभी निरक्ष पर पूछ लेते हैं। तो हम दोनों पढ़ते हैं। आइए अक्षीय पढ़ लिया है अब पढ़ेंगे निरक्षीय। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर इसका जो चित्र है उसको गाइस गौर से समझिएगा आप किस तरीके से इसका चित्र। मतलब चित्र अगर आपने यहाँ समझ लिया ये तो आप जो कैलकुलेशन है वो इजीली कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे विद्युत द्विध्रुव। क्या ड्रॉ करेंगे ये विद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर ले लिया +q आवेश यहाँ पर ले लिया -q आवेश और इन दोनों के मध्य ये ले लिया हमने पॉइंट O। यहाँ पॉइंट लिया O और इन दोनों के मध्य की दूरी हमारे पास आ गई 2a और यहाँ से यहाँ की दूरी आ गई a और यहाँ से यहाँ की दूरी आ गई a। तो ये तो हमने बना दिया विद्युत द्विध्रुव गाइस। ये तो हमने बना दिया विद्युत द्विध्रुव। अब क्या करेंगे यहाँ पर एक निरक्ष पर मतलब यहाँ निरक्ष पर कोई बिंदु हम ले लेते हैं P। क्या ले लेते हैं बिंदु P। तो इस विद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पर इस बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी इस पर। तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर जो है इसको मिला देंगे इस तरीके से। क्या करेंगे गाइस इस तरीके से हम इनको मिला देंगे तो हमारे पास एक आया इस प्रकार का एक ट्रायंगल। क्या है गाइस ट्रायंगल। और यहाँ से इसको जोड़ देंगे गाइस और इस पोल O से इसकी दूरी हम मान लेते हैं r। क्या मान लेते हैं हमने दूरी मान ली r। ये आ गई a ये आ गई r। अब क्या है ये +q आवेश इसको क्या कर रहा है यहाँ इस दिशा में प्रतिकर्षित कर रहा है और ये -q आवेश जो है ये +q आवेश इस P बिंदु को प्रतिकर्षित कर रहा है इस दिशा में और यहाँ पर ये -q आवेश है वो इसको यहाँ अपनी ओर अंदर की ओर मतलब इस दिशा में क्या कर रहा है इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है गाइस। क्या कर रहा है इसको आकर्षित कर रहा है। अब यहाँ पर
ये ट्राइंगल बना तो यहाँ पर कोई थीटा होगा, यहाँ पर भी कोई एंगल थीटा होगा, और यहाँ पर हमारा बनेगा बाह्य कोण जो कि इन थीटा थीटा के योग के बराबर होगा। तो ये होगा 2 थीटा। ये मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स हैं जो आपको नहीं पता, लेकिन आपको यहाँ याद रखने, मैथ्स के बच्चों को तो पता होगा। ये बाह्य कोण बन गया, इसकी वैल्यू आ गई 2 थीटा। ये प्लस क्यू इसको इधर प्रतिकर्षित कर रहा है और इस पॉइंट को ये माइनस क्यू इस तरफ अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब गाइस देखिए सब कुछ हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अब बची इस प्लस क्यू आवेश से यहाँ की दूरी और माइनस क्यू की आवेश की यहाँ से दूरी कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम इस त्रिभुज को डिवाइड कर देंगे, इसको इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग ले लेंगे। तो हमारे पास ये जो दूरी है वो हमारे पास आ जाएगी। किस तरीके से, हम यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है गाइस? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कौन सी भुजा होती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो हमको इसी की यही वैल्यू हमको निकालनी है। तो कर्ण हमको नहीं पता है के स्क्वायर, और आधार स्क्वायर क्या है? हमारा आधार क्या है? आधार है ए प्लस लंब है हमारे पास आर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो के इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये भी वैल्यू इतनी ही होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये पूरा चित्र हमने गाइस गौर से समझ लिया है। अब इसके कारण गाइस देखिए इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पर देखिए दूरी भी समान है, यहाँ से इसकी दूरी भी समान है, यहाँ से भी इसकी दूरी समान है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश भी समान है और दूरी भी समान है, मतलब ये जो है यहाँ से जितना फोर्स लग रहा है और यहाँ से जितना फोर्स लग रहा है, क्या हम उसको बराबर लिख सकते हैं? परिणाम में हम क्या उसको बराबर लिख सकते हैं? तो गाइस हम इसका परिणाम जो है वो E1 को E2 के बराबर लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर होगी और यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वो समान होगी, मतलब E1 और E2 को हम क्या लिख सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं। अब गाइस इन दोनों सदिशों का परिणाम क्या होगा? अब हम परिणाम की बात करें तो गाइस क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ इस बिंदु से कोई दो सदिश, एक सदिश है यहाँ पर A1 और दूसरा सदिश है यहाँ पर A2, तो इसका जो परिणाम होगा वो किसके बराबर होगा? तो परिणाम का एक फॉर्मूला था हमारे पास 2a cos थीटा बाय 2। गाइस ये फॉर्मूला था हमारे पास, क्या था? 2a cos थीटा बाय 2, जहाँ पर a क्या है? वेक्टर सदिश। तो यहाँ पर हमारा जो E1 है वो इसको इस तरह प्रतिकर्षित कर रहा है और E2 जो है वो इसको इस ओर आकर्षित कर रहा है। तो हमारे पास कहीं देखिए इसी तरह की कंडीशन यहाँ बन रही है, ये इधर और ये इधर। तो इसका जो हमारे पास यहाँ जो परिणाम आएगा वो आएगा हमारे पास 2a cos थीटा, जहाँ पर a E1 या E2 की वैल्यू लिख सकते हैं और थीटा हमारे पास बन रहा है 2 थीटा बाह्य कोण। तो इस फॉर्मूले में हम है वो, अब इस फॉर्मूले के द्वारा हम करेंगे पूरी कैलकुलेशन आगे की। तो हमारी कैलकुलेशन क्या होगी? E इज इक्वल टू क्या हो गया? 2a cos थीटा बाय 2। अब वैल्यू रखिए E का, 2 की जगह हमने 2 लिख दिया, a की जगह हम क्या लिख सकते हैं? a की जगह लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन हमारी दूरी क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और फॉर्मूले का हमारा आ गया स्क्वायर, फिर हमारे पास आ रहा है cos और थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 थीटा बाय 2। अब गाइस देखिए यहाँ पर आ रहा है cos थीटा। तो आपने त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है गाइस? cos थीटा की वैल्यू होती है वो आधार बटे कर्ण होती है। तो यहाँ पर कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए, इस ट्राइंगल में आधार, इस ट्राइंगल का आधार क्या है? आधार है a, और आधार a है और कर्ण हमारे पास है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब इस cos थीटा की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं।
ये वैल्यू रख सकते हैं। तो गाइस अब आइए यहाँ पर 2 का आ गया 2, 1/4πε0, क्यू का आ गया क्यू। अब गाइस देखिए यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर अंडररूट, हमेशा स्क्वायर से अंडररूट कट जाता है और हमारे पास यहाँ वैल्यू आई a² प्लस r² इंटू कॉस, 2 से 2 कट गया तो यहाँ आया कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं क्या, a/√a² प्लस r²। अब हम इसको और आगे सॉल्व करें तो 2 1/4πε0 अब इसको सॉल्व करें तो 2 1/4πε0, यहाँ आ गया q और q और a को साथ में लिख देते हैं और इसको ले आते हैं इधर, a और q को हमने इधर लिख दिया। अब गाइस यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचा, 1/, यहाँ पर पावर है 1 और यहाँ पर अंडररूट का मतलब होता है आधी पावर 1/2, और अगर आधार समान है तो घाते क्या है, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर आधा, एक और आधे को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, a² प्लस r², और अगर हम इन दोनों की पावर जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा 3/2, 3/2 पावर आ जाएगी। अब क्या है, इस 2 को हम अंदर ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2a³/4πε0, और यहाँ पर अब एक और कंडीशन लगानी है जो फर्स्ट में अक्ष पर लगाई थी, क्या, यहाँ पर दूरियों का एनालिसिस करेंगे a और r। तो a तो जो है वो अल्प दूरी है, लेकिन r जो है वो बिंदु P से दूरी है, मतलब r जो है वो हमारे पास इससे a² से काफी बड़ी है। a² जो है उसको हम यहाँ फिर से 0 के बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/a² को हमने अगर 0 मान लिया तो यहाँ बचा r² और इसके ऊपर पावर बची 3/2, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर 2a³ को हम क्या लिख सकते हैं, p, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और ये आ गया 4πε0, और ये हो गया r⁵, और लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला आया 1/4πε0, और इस p को इधर ले तो p/r³, ये आ गया विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो ये होती है गाइस। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, क्या कंपैरिजन करते हैं गाइस, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, अक्ष पर हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्ष पर जो फॉर्मूला था वहां पर यहाँ पर 2p था, और निरक्ष पर जो है p है, इसलिए अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दुगुनी होती है, किससे, निरक्ष पर जो होती है उसकी दुगुनी होती है। और इसी तरह हमारा फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का हुआ कंप्लीट।